नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। मैं योगेश महरिया क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी साहब के बारे में। तो मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी जो मेरे प्रिय विद्यार्थी हैं, जो हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, उन सभी से निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल महरिया क्लासेस को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना है, जिससे हमारे द्वारा जो भी वीडियोस बनाई जा रही, जो भी कक्षाएं आपको उपलब्ध कराई जा रही है, उन सभी के नोटिफिकेशन की जानकारी आपको तभी प्राप्त होगी। अगली बात, यदि आपको हमारा कंटेंट, हमारे द्वारा पढ़ाई गई विषय वस्तु, अध्ययन सामग्री पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और साथ में कमेंट अवश्य करें। तो चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बिना समय गवाए एग्जाम के दृष्टिकोण से जो भी सवाल बनते हैं उनको कवर करते हुए टू द पॉइंट बात करने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं आज के हमारे टॉपिक प्रणब मुखर्जी साहब के बारे में। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले तो हम हमारी जो हेडिंग है वो लिख लेते हैं, प्रणब कुमार मुखर्जी। आपको एग्जाम में याद रखना है, पूरा नाम प्रणब कुमार मुखर्जी है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रणब मुखर्जी का पूरा नाम क्या है। अगली चीज, देश के 13वें निर्वाचित राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, अब अगला सवाल हमारा यहां से एग्जामिनर हमसे पूछता है कि साहब इनका कार्यकाल कितना था। एग्जाम में 4 राष्ट्रपति होते हैं, उनके सामने 4 कार्यकाल होते हैं, इस प्रकार का सवाल आता है। तो देखिए, इनका जो कार्यकाल था 25 जुलाई 2007 से लेकर 25 जुलाई 2012 से लेकर 25 जुलाई 2017 तक। माफ़ कीजिएगा, मैंने इससे पहले 25 जुलाई 2007 से लेकर 25 जुलाई 2012 प्रतिभा देवी सिंह का जो पाटिल है, प्रथम महिला राष्ट्रपति, उनका कार्यकाल था। ठीक है, तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको यहाँ याद रखना है 2012 से लेकर 2017 तक। और 2017 में आगे जो राष्ट्रपति बनेंगे वे होंगे रामनाथ कोविंद साहब। ठीक है, तो अब इनके बाद में अगला जो हमसे सवाल पूछा जाता है, और वो पूछा जाता है कि साहब इनका संबंध कहाँ से है। तो देखिए दोस्तों, संबंध की बात आती है तो पश्चिम बंगाल का वीरभूम जिला है और गांव का नाम है मिराती ग्राम। यानी कि मिराती ग्राम है, कहाँ पर है, वीरभूम या वीरभूमि, आप जो भी इसको पढ़ते हैं लिखते हैं, वीरभूम जिला है और ये कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो आपके सामने यहाँ तक के सवाल उम्मीद करता हूँ सारे क्लियर हो गए होंगे। आगे यदि हम बात करें, अब इनका जो सवाल बनता है कि साहब ये पेशे से क्या थे, इनका पेशा क्या था। तो देखो दोस्तों, इन्होंने जो अपने पेशे की शुरुआत की थी वो की थी एक शिक्षक के रूप में, और ये सबसे पहले कॉलेज में प्राध्यापक थे। यानी कि कॉलेज के अंदर प्रोफेसर थे। इसके बाद में इन्होंने, हम बात करें तो इन्होंने पत्रकार के रूप में भी कार्य किया। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पत्रकार के रूप में हम बात करें तो जो बंगाल है, बंगाल में इन्होंने पत्रकार के रूप में कार्य किया था, क्योंकि ये बंगाल के निवासी थे। और बांग्ला प्रकाशन संस्थान में इन्होंने, हम बात करें तो पत्रकार के रूप में कार्य किया था, बांग्ला प्रकाशन संस्थान। ठीक है, इसका देशोर डाक करके हम कहें, जिसको हम कहते हैं मातृभूमि की पुकार, आप ऐसा भी इसको हिंदी में जब हम कहते हैं मातृभूमि
भूमि की पुकार। यानी कि ये उस समय आप कहें मैगजीन कहें, पत्र कहें, अखबार कहें, ये प्रकाशित होता था, तो इसमें हम कहें प्रणवदा ने कार्य किया था। अब हम बात करते हैं इन्होंने केंद्रीय राजनीति में या राजनीति में प्रवेश कब किया। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं यहाँ आपको बता देना चाहता हूँ, प्रणवदा 5 बार राज्यसभा सांसद रहे। यानी कि इन्होंने केंद्रीय राजनीति में जो प्रवेश किया वो सांसद के रूप में किया। और यहां पर मैं बता दूं, सबसे पहले तो 1969, इसके बाद में 1975, इसके बाद में 1981, इसके बाद में 1993 और इसके बाद में अगर मैं बात करूं आपसे तो 1999। ठीक है, यानी कि सबसे पहले 1969 में ये राज्यसभा के सांसद बने, फिर 1975 में, 1981 में, 1993 में और 1999 में। ये लगा, हम कह सकते हैं कि 5 बार इन्होंने राज्यसभा के सांसद के रूप में कार्य किया। क्लियर है। और इस दौरान ये विभिन्न पदों पर भी रहे, मंत्री पद पर भी रहे, और हम कहें राज्यसभा के, हम कहें सदन के नेता के रूप में भी इन्होंने पदभार ग्रहण किया। तो उसको भी हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। आगे हम बात करें मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो यहीं पे मैं आपको बता देना चाहता हूं, 2 बार लोकसभा के सांसद रहे। 2 बार कहां के सांसद रहे? लोकसभा के सांसद रहे। ठीक है। अब आपके सामने सवाल आता है 2 बार कब रहे, तो आपको याद रखना है 2004 और 2009। 2 बार ये जो हैं लोकसभा के सांसद के रूप में निर्वाचित हुए थे। तो अब आपके सामने ये सारा कंसेप्ट क्लियर है। एक एक सवाल को मैंने कवर करने का प्रयास किया है, जिससे आपका एग्जाम में एक भी सवाल गलत नहीं हो। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो उम्मीद करते हैं इससे आगे हम बात करें। और आपने लिख लिया होगा तो आप वीडियो को पॉज करके, मैं यूँ कहूँ तो आप इसे पुनः लिख सकते हैं। ठीक है, फटाफट से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और नहीं लिया है तो आप पॉज करके ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रिय विद्यार्थियों, अब हम आगे बात करेंगे प्रणवदा के बारे में कि प्रणवदा इस अवधि के दौरान, यानी कि जब ये 5 बार राज्यसभा सांसद रहे और 2 बार लोकसभा सांसद के रूप में इन्होंने कार्य किया, तो उस समय ये कौन कौन से विभिन्न पदों पर इन्होंने कार्य किया। जैसे हम बात करें तो इन्होंने कौन से मंत्री परिषद के रूप में काम किया। अभी जैसे हम बात करेंगे, इन्होंने राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में कार्य किया, लोकसभा में सदन के नेता के रूप में कार्य किया, और इसी के साथ इन्होंने जो है विभिन्न मंत्री पदों पर भी कार्य किया। तो चलिए सबसे पहले, अच्छा मैंने हेडिंग एक बार पुनः लिख लेते हैं। प्रणव कुमार मुखर्जी। ठीक है, और देश के 13वें राष्ट्रपति। चलिए, तो सबसे पहले तो हम बात करें 1980 से लेकर 1985 तक राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में कार्य किया। ठीक है, अब हम बात करें जब 2004 में ये हम कहें लोकसभा के बने, तो उसके बाद में इन्होंने 2004 से लेकर 2012 तक लोकसभा में सदन के नेता के रूप में कार्य किया। ठीक है, तो हमसे 2004 में पहली बार ये लोकसभा के जो सदस्य बने या लोकसभा में सांसद निर्वाचित हुए, उसके बाद में हमने बात की 2009 में हुए,
तो आपको पता है 2012 में राष्ट्रपति के रूप में ये निर्वाचित हो चुके थे, यानी कि जब राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए उससे पहले ये लोकसभा में सांसद के रूप में विद्यमान थे और लोकसभा में सदन के रूप में, लोकसभा के जो हम कहें सदन के नेता के रूप में कार्य कर रहे थे। और इस अवधि के दौरान इन्होंने बहुत सारे मंत्री पदों पर भी कार्य किया। मुख्य रूप से हम बात करें, विदेश मंत्री के रूप में काम किया, वाणिज्यिक मंत्री के रूप में काम किया, रक्षा मंत्री के रूप में काम किया। तो हम इन सभी चीज़ों को जो है प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर संक्षेप में थोड़ा पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इन्होंने 1973 में जो है उप मंत्री के रूप में काम में किया औद्योगिक विकास। यानी कि इनको पहली बार हम कहें मंत्री परिषद में स्थान मिला और वो मिला उपमंत्री के रूप में, और विभाग दिया गया औद्योगिक विकास। अब मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसके बाद में 1982 से 1984 तक इन्हें काफ़ी अहम पद दिया गया और ये कैबिनेट मंत्री बने। कौन से मंत्री बने? और इन्हें विभाग दिया गया कौन सा? इन्हें विभाग दिया गया वित्त विभाग। यानी इन्होंने किसके रूप में कार्य किया? वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। 1991 से 1996 तक ये, आगे हम बात करें, योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे। ठीक है, आगे हम बात करें 1996 के बाद में, तो इसी अवधि के दौरान 1993 से 95 तक वाणिज्यिक मंत्री के रूप में भी कार्य किया। वाणिज्यिक, जैसा मैंने आपको बताया था अभी। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब हम बात करें 95 से 96 तक विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया। 1995 से 1996 तक विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया। इसके बाद में मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इन्होंने 2004 से लेकर 2006 तक रक्षा मंत्रालय संभाला। यानी कि रक्षा मंत्री रहे। इसके बाद मेरे प्रिय विद्यार्थियों 2006 से यदि हम बात करें 9 तक विदेश मंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया। यहाँ से नीचे शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, ये सीमा पूरी हो गई है, तो मैं चलो एक लाइन तो हमें यहाँ लिख देता हूँ, फिर हम आगे बात करेंगे। यानी कि 2006 से लेकर 2009 तक विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया। और हम बात करें 2009 से लेकर, इधर लिख रहा हूं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, 2009 से लेकर 2012 तक हम बात करें, इन्होंने वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। यानी कि जब ये राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन लड़ने गए थे तब इन्होंने अपने, हम कहें, वित्त मंत्री के रूप में ये विराजमान थे। वहाँ से इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और ये राष्ट्रपति का निर्वाचन लड़ने के लिए अभ्यर्थी के रूप में, उम्मीदवार के रूप में खड़े रहे। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये मैंने एक समरी के रूप में आपको इनका कार्यकाल लिखाया है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर इतनी डिटेल हमारे किस काम की है, या यहाँ से सवाल किस प्रकार के बनते हैं। थोड़ा अगर ये भी पता चल जाए तो और अधिक मज़ा आ जाएगा। मैं आपके सभी डाउट्स को क्लियर कर देता हूं मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि, और पूछा जाता है, प्रणव दा ने
कौन कौन से मंत्री पद पर कार्य किया था, या निम्न में से किस मंत्री पद पर प्रणव दा ने कार्य नहीं किया? तो आपके सामने वित्त मंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया, ठीक है। इसके बाद में वाणिज्यिक मंत्री के रूप में काम किया, विदेश मंत्री के रूप में काम किया, ठीक है। तो आपके तीन तो यही हो गए, वित्त हो गया, वाणिज्य हो गया, विदेश मंत्री हो गए, और साथ में आपके रक्षा मंत्री हो गए, ठीक है। कुछ विभाग ऐसे हैं जिनके ऊपर दो दो, विदेश मंत्री भी 2 बार रहे, और हम बात करें वित्त मंत्री भी 2 बार रहे, आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो वित्त और हम बात करें विदेश मंत्री के रूप में इन्होंने 2 बार काम किया, ठीक है। और हम बात करें यहाँ पर वाणिज्यिक मंत्री के रूप में 1 बार काम किया, रक्षा मंत्री के रूप में 1 बार काम किया, ठीक है। कई बार एग्जामिनर सवाल को थोड़ा टफ बनाने के लिए कई बार ईयर्स पूछ लेता है, हालांकि ऐसी संभावनाएं कम हैं, लेकिन हमें सभी संभावनाओं को समेट कर पढ़ना चाहिए। तो मेरा उद्देश्य है कि आपके सभी कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, और यहाँ से सवाल मैंने आपको जो बताए वे सभी बनते हैं। और भी सवाल, निम्न में से कौन सा कथन प्रणब मुखर्जी के संबंध में सत्य नहीं है? पहली बार 1973 में प्रणब मुखर्जी मंत्रिपरिषद में शामिल हुए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का भाग हुए, ठीक है। और आपसे ये भी पूछा सकता है कब ये सदन के नेता के रूप में काम किया, और कब हम बात करें लोकसभा के सदन के रूप में, कब राज्यसभा के सदन के रूप में। तो आपके तमाम सवाल यहाँ से कवर होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपके समय की सीमा को समझते हुए, आपके समय की गरिमा को समझते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जिन्होंने स्क्रीनशॉट ले लिया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं लिया वो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, बैक कर सकते हैं और वहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ से जो सवाल बनता है सबसे पहले तो उसको कवर करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम जो लिखेंगे, अब हम बात करेंगे इन्होंने वित्त, वाणिज्य और विदेश मंत्री, साथ में रक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया। यानी कि एकमात्र व्यक्ति हम ये कह सकते हैं, या प्रथम व्यक्ति जिन्होंने 4 मंत्रालयों में मंत्री पद के रूप में काम किया, और मुख्य रूप से जो ये प्रमुख विभागों के ये जो है मुखिया के रूप में इन्होंने काम किया। तो आप लिख सकते हैं प्रथम राष्ट्रपति जिन्होंने विदेश, वित्त, वाणिज्य एवं रक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया। यानी कि इन चारों विभागों पर एक साथ काम, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इससे पहले कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री जो थे रक्षा मंत्री बने और वो राष्ट्रपति बन गए, बिल्कुल ऐसा पहले हुआ है। लेकिन यदि हम बात करें, यानी कि 4 विभागों पर, यहाँ पर विदेश, वित्त, वाणिज्य, रक्षा मंत्री के रूप में केवल जो है अभी तक हम बात करें इन 4 विभागों पर जो है प्रणब मुखर्जी ने ही कार्य किया। अलग अलग विभागों पर अलग अलग हम कहें राष्ट्रपतियों ने कार्य पहले मंत्री के रूप में किया है, और उसको हम पहले पढ़ भी चुके हैं। तो देखिए, मंत्री के रूप में कार्य किया, ठीक है। अगली चीज यहां से जो हमारा सवाल बनता है, और अगला सवाल हमारा बनेगा राष्ट्रपति पद ग्रहण करने वाले सर्वाधिक उम्र के व्यक्ति। यानी कि हम बात करें जब इन्होंने राष्ट्रपति चुनाव लड़ा था उस समय इनकी उम्र सर्वाधिक थी, और जब इन्होंने पद ग्रहण किया उस समय भी सर्वाधिक थी। तो सर्वाधिक उम्र में राष्ट्रपति पद ग्रहण करने वाले व्यक्ति, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। हम ये भी कह सकते हैं कि अब तक के राष्ट्रपतियों में सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति कौन है, तो आपका आंसर होगा प्रणब मुखर्जी। चलिए आगे हम बात करें, तो यहाँ पर अगला सवाल हमसे वो पूछा जाता है कि मुख्य प्रतिद्वंदी कौन थे। तो मुख्य प्रतिद्वंदी हैं पी.ए. संगमा,
मुख्य प्रतिद्वंदी कौन है मेरे प्रिय विद्यार्थियों? मुख्य प्रतिद्वंदी हैं PA संगमा साहब, ठीक है। और इनका जो निर्वाचन है वो चर्चा में रहा, क्योंकि उस समय हम बात करें प्रणव दा ने एक पद से इस्तीफा नहीं दिया था, यानी कि उनको लाभ के पद पर कार्य करते हुए इस तरीके से माना गया कि उन्होंने लाभ के पद पर कार्य कर रहे थे। इसको लेकर विवाद भी रहा और न्यायालय में भी इसे चुनौती दी गई, लेकिन इसका हल या हम कहें फैसला जो है प्रणव दा के पक्ष में आया। तो चलिए, और जो चुनौती PA संगमा साहब ने दी थी तो लिख लीजिए आप यहाँ पर, लाभ के पद के कारण चुनाव चर्चा व विवाद में रहा। ठीक है, तो अब यहां से हम जो मुख्य रूप से जो पॉइंट्स लिखने वाले थे वो 2 पॉइंट्स जो हैं, देश के 13वें निर्वाचित राष्ट्रपति बने या 13वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। चलिए, अगला जो पॉइंट है वो भी हम बात कर ले। राष्ट्रपति के रूप में 14वां निर्वाचन था। कौन सा निर्वाचन था मेरे प्रिय विद्यार्थियों? 14वां निर्वाचन। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बात करें विदेश, वित्त, वाणिज्य और रक्षा मंत्री के रूप में, यानी कि 4 विभागों पर काम करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं प्रणव दा। सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति हैं प्रणव दा। मुख्य प्रतिद्वंदी PA संगमा। चर्चा का कारण मैंने आपको बताया, लाभ का पद। इस कारण ये चर्चा में भी रहा ये निर्वाचन और विवाद में भी रहा। ठीक है, इसके बाद में आगे हमने बात की कि साहब देश के 13वें निर्वाचित राष्ट्रपति और राष्ट्रपति पद के लिए 14वां निर्वाचन। अब आप सोच रहे होंगे राज तो जो राष्ट्रपति प्रणव दा के बारे में है जानकारी पर्याप्त हो गई होगी। जी नहीं दोस्तों, अभी तो कुछ तथ्य और हमें एग्जाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण हैं उन्हें लिखना है। एक तो इन्हें कुछ जो पुरस्कार मिले हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, यानी कि एक तो इन्हें उत्कृष्ट सांसद का पुरस्कार 1997 में प्राप्त हुआ। इसके बाद में इनको पद्म विभूषण प्राप्त हुआ और हम बात करें 2019 में इनको भारत रत्न से नवाजा जा चुका है। तो ये 3 मुख्य पुरस्कार हैं जिनके बारे में भी अभी हम चर्चा करेंगे, जिनको हम लिखेंगे। इसके बाद में हम बात करें प्रणव दा के द्वारा लिखी गई कुछ किताबें हैं, तो उन्हें वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्योंकि काफ़ी एग्जाम्स में प्रणव दा से लिखी हुई जो किताबें हैं उनसे सवाल पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते रहेंगे। तो चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपने इसे लिख लिया होगा उम्मीद करता हूँ। जिन्होंने नहीं लिखा है वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अभी हम जो है फटाफट से आगे की जानकारी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे प्रणव दा के बारे में पुरस्कारों की। जो मैंने आपको 3 पुरस्कार बताए मुख्य रूप से हम उनको पढ़ेंगे। सबसे पहला मैंने आपको बताया उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार, दूसरा पुरस्कार मैंने आपको बताया पद्म विभूषण पुरस्कार और तीसरा पुरस्कार मैंने आपको बताया भारत रत्न पुरस्कार। साथ में हम इनके ईयर्स भी लिखने वाले हैं। तो 1997 में यदि हम बात करें तो इन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ था उत्कृष्ट सांसद का पुरस्कार। आगे हम बात करें 2008 में पद्म विभूषण। और मेरे प्रिय विद्यार्थियों 2019 में हम बात करें 26 जनवरी 2019, जो हम कहें भारत रत्न, यानी कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो पुरस्कार है वो है भारत रत्न। ये इन्हें 2019 में प्रदान किया गया था। ठीक है, इसके बाद में इनके द्वारा कुछ लिखित हम बात करें पुस्तकें हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मैं यहाँ बता दूँ, पुस्तकें हम यहाँ लिख देते हैं।
ठीक है। पहली यदि हम बात करें ऑफ द ट्रैक, तीन पुरस्कार। अच्छा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहां पर आप एक काम कीजिएगा, पद्म भूषण कर लीजिएगा। पद्म विभूषण नहीं है, पद्म भूषण है, क्योंकि मैं यही सोच रहा था, इसको लेकर थोड़ा संशय में था कि पद्म भूषण विभूषण, लेकिन अब मुझे याद आ गया है कि ये जो है पद्म भूषण है। पहली जो किताब है वो है ऑफ द ट्रैक, जैसा आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। इसके बाद में इन्होंने दूसरी जो किताब लिखी वो लिखी सागा ऑफ स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस। सागा ऑफ स्ट्रगल और सैक्रिफाइस। ठीक है। तीसरी किताब इनकी जो थी वो थी चैलेंजेस बिफोर द नेशन। चैलेंजेस बिफोर द नेशन। आप, उम्मीद करता हूं आप साथ में लिख रहे होंगे। अगली किताब इनकी जो है थॉट्स एंड रिफ्लेक्शंस। ठीक है। देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, चैलेंजेस बिफोर द नेशन काफ़ी चर्चित किताब है। हम बात करें थॉट्स एंड रिफ्लेक्शन के बाद में अगली हमारी जो किताब है द ड्रामेटिक डिकेड द इंदिरा गांधी ईयर्स, काफ़ी महत्वपूर्ण। द ड्रामेटिक डिकेड द इंदिरा गांधी ईयर्स। हम बात करें इंदिरा गांधी के समय, जो हम बात करें इनका जो कार्यकाल था उस समय काफ़ी उठापटक हुई कांग्रेस पार्टी में और विभिन्न अलग अलग दल बने, नेशनल इमरजेंसी लगे। तो उस समय की जो उठापटक थी उसको यहाँ पर जो हम बात करें प्रणव दा ने जो है लिखने का प्रयास किया अपने नज़रिए से कि कैसा ये रही। इसके बाद में हम बात करें तो देखिए द ट्रिबुलेट ईयर्स। अगली जो किताब है नंबर 6 द ट्रिबुलेट ईयर्स। ठीक है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मुख्य रूप से ये 6 किताबें आपके सामने हैं और एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आप एक बार, ज़्यादा नहीं, एक बार थोड़ा आप देख लें ऑफ द ट्रैक, सागा ऑफ स्ट्रगल, सेक्रीफाइस, चैलेंजेस बिफोर द नेशन, थॉट्स ऑफ रिफ्लेक्शंस, और हम बात रिफ्लेक्शन, इसके बाद करें द ड्रामेटिक डिकेड इंदिरा गांधी ईयर्स और द ट्रिबुलेट ईयर्स। यानी कि आपके सामने मुख्य रूप से 6 किताबें हैं। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको लर्न करना है। एक दो बार आप जब पढ़ेंगे तो आसानी से आपके सामने जब ऐसी कोई किताब लिखी हुई आएगी, क्योंकि अधिकांश ऑप्शन जब भी आपको 4 किताबों से संबंधित मिलेंगे उसमें क्या होगा, मुख्य रूप से 2 किताबें तो ऐसी होंगी जो आपको अवश्य पता होंगी और 2 किताबों में कन्फ्यूजन्स होता है। तो वो क्या करते हैं कि 2 ऐसे राष्ट्रपतियों की किताबें उठाते हैं जिनके बारे में अधिकांश बच्चे नहीं पढ़ते हैं, अधिकांश विद्यार्थी उस बात से परिचित नहीं होते हैं। तो आपको यहाँ पर उस बात को ध्यान में रखना है, क्योंकि यदि आपने एक बार पढ़ लिया तो आपके जो सारे कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो सारी चीज़ें हैं क्लियर हो गई होंगी। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज का सेशन हम यहीं समाप्त करने का प्रयास करते हैं। प्रयास क्या करते हैं, समाप्ति करते हैं। चलिए, तो जो भी पुनः एक बार जो मेरे मित्र हैं, जो भी नए मेरे विद्यार्थी हैं, प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी से निवेदन है कि यदि आपको जो कंसेप्ट और जो कंटेंट है वो आपको पसंद आ रहा है तो आपको वीडियोस को लाइक करना है, साथ में कमेंट करना है। और नए विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप और जो पुराने हैं सभी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें और अधिक से अधिक लोगों तक आप इसे शेयर जरूर करें। ये हमारा निःशुल्क एजुकेशन के माध्यम से जो आपको कक्षाएं प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, तो आप इनको थोड़ा जो है स्प्रेड कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक क्या करें, आप इनको शेयर करें। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगली कक्षा में एक बार पुनः मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।